नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, इसको कैसे निकालते हैं और एकदम एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। मैं मानता हूँ आपको कुछ नहीं पता फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। तो फ्री बॉडी डायग्राम है क्या कि बेसिकली इसमें हम विजुलाइज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और कितनी है, और जो अननोन फोर्सेस है हम उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक बॉल है हरे रंग की और एक सरफेस पे पड़ रखी है। ये जो लाइनें देख रहे हो ना नीचे, जो सरफेस नीचे पड़ रखी है, इसका मतलब है ये सरफेस क्या है, फिक्स सरफेस है, ये मूव नहीं करेगी। अच्छा, मेरी जो ग्रीन बॉल है इसका कुछ वजन होगा। हाँ होगा। लेट से कि वो है डब्लू, और ये कहाँ पे लग रहा है, नीचे की तरफ। ठीक। डब्लू। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। हाँ लगेगा। कितना होगा ये? किन्हीं केस में किन्हीं बुकों में आर लिखा होता है, किन्हीं में एन लिखा होता है। तुम अपने हिसाब से देख लेना कौन सा प्रेफर होता है। तो इसको तुम रिएक्शन भी लिख सकते हो या नॉर्मल भी लिख सकते हो। तो मैं इसे कहूंगा डब्ल्यू इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेरी बॉडी है वो डब्ल्यू वेट नीचे लगा रही है और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्स लग रही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण, जो कि आर और नॉर्मल के बराबर है। ठीक। अब तुम में से ना कुछ हरामी बंदे होंगे, वो कहेंगे भैया जी मैंने ना डब्ल्यू को ग्रेटर देन आर ले लिया, अब क्या होगा? एक और आएगा, वो कहेगा भैया जी मेरे केस में डब्ल्यू लेस देन आर है, तब क्या होगा? अब ये केसेस भी देख लेते हैं। देखो, जब फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हो ना तब तुम हमेशा ये वाले केसेस की बात करते हो, इन दोनों की बात नहीं करते। पर तुम्हें मैं ये केस क्लियर कर देता हूँ जिनको रट्टे बचे होते हैं। जब ये केस होगा मतलब कि तुम्हारी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, मतलब हिलेगी डुलेगी नहीं। अगर हिल रही है तो मतलब वही कांस्टेंट फेज में हिल रही है, मतलब तुम्हें देखने में लगेगा कि भाई अपनी जगह पे खड़ी हुई है। अब दूसरे केस देते हैं, डब्ल्यू ग्रेटर देन आर, मतलब कि यार डब्ल्यू ज्यादा बड़ा है आर से। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो मेरे पास एक ना ब्लॉक है लक्कड़ का, मैंने बंदूक से गोली मारी। ठीक है। अब जब इससे टकराएगी क्या होगा? गोली तो यार या तो इस लकड़ के अंदर से आर पार हो जाएगी या इसके अंदर फंस जाएगी। क्या वो उसकी सरफेस पे जाके टिकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, जो डब्ल्यू है, जो मतलब टोटल फोर्स ये बुलेट लगा रही है, वो क्या होगी, ग्रेटर देन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। क्यों? क्योंकि मेरे ब्लॉक में जान ही नहीं कि वो उतनी मतलब इक्विलिब्रियम वो उतनी रिएक्शन फोर्स डाल सके। तो वो या तो आर पार चल जाएगी या इसके अंदर फंस जाएगी। ये था पहला केस। ठीक। दूसरा केस, डब्ल्यू लेस देन आर, इसमें क्या होगा? मान लो अब लक्कड़ की नहीं है, लोहे की शीट है मेरे पास, और ये किसी वेलोसिटी से चल रही है आगे। मैंने सामने बंदूक की गोली मारी, ये इससे टकराई। अब क्या होगा? मेरी जो बंदूक की गोली है बाउंस बैक मार जाएगी, या इसके साथ चिपक के इसी के साथ चल पड़ेगी, क्योंकि इसमें इसकी फोर्स ज्यादा है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जब ये दो केसेस हों तब मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं मिलेगी कभी, वो हमेशा क्या होगी, मूविंग में होगी। तो इसलिए इक्विलिब्रियम में ये दो केसेस कंसिडर नहीं करते। हम हमेशा डब्ल्यू इक्वल टू आर वाला करते हैं, जिसमें हमारी बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान अच्छा, अब एक एग्जांपल देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। मान लो मेरे पास एक बॉल है, इसका जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर, और ये जो धागा है इसकी जो लंबाई है ये है 10 सेंटीमीटर। बॉल का जो वजन है ये है 100 न्यूटन। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ये जो धागा है ना, इसकी टेंशन निकालो, कितना तनाव लग रहा है इसके ऊपर। अब इसको समझते हैं। मेरी बॉल जो है मेरी बॉल का जो वेट है वो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नीचे की तरफ। क्यों? ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे की तरफ। तो मैं सोचता हूँ डब्ल्यू कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक। मेरी बॉल क्या है, यहाँ पे टच कर रही है, तो ये कुछ देगी मुझे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये कुछ देगी मुझे, नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक। अब एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, टेंशन। ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस लग रही है, तो मैं देखा कि मेरी बॉल पे ये तीन फोर्सेस लग रही है। मुझे पता क्या है, डब्लू पता है,
ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, कितना होगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मैं ये एंगल है थीटा है, तो ये हाइपोटेन्यूस क्या होती है? सबसे लंबी लेंथ। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कहते हैं सबसे लंबी लेंथ, तो हाइपोटेन्यूस नीचे आएगा। परपेंडिकुलर ये हो गया 5, 5 टू 10, ये किसकी वैल्यू है? थीटा, 30 डिग्री की। ठीक, तो अगर ये 30 डिग्री है, मैं बाकी निकाल सकता हूँ एंगल क्या है? हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। इसको ऐसे देखो, एक मिनट, ये एंगल भी 30 डिग्री हुआ ना। कितने लोगों को ये समझ नहीं आती यार, 30 डिग्री तो यहाँ पे निकाला, ये 30 डिग्री कैसे हो गया? देखो यार, जैसे कि मान लो ना, दो लाइन है, मैंने एक लाइन को ऐसे काट दिया। अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री होगा। ये एक लॉ है जो तुम स्कूल में पढ़ते हैं, बट रट्टा मार लेते हैं नॉर्मली, तो भूल जाते हैं कि जो भी एंगल है ना, मतलब कि दो पैरेलल लाइन है और तुम उसके बीच में एक लाइन काटोगे, तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब जब यहाँ पे 30 डिग्री है, तो उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला, तो इक्वल होगा। जैसे कि मान लो ये है, तुम ना मतलब खुद से ना पेंसिल स्केल लेना, काट के देखना और एंगल मेजर करके देखना, तुम देखोगे इक्वल होंगे। अब जैसे कि ये वाला केस है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ये लाइन यहाँ से पैरेलल है, तो ये अगर 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। विजुलाइज हुआ? अब ये लाइन क्या है? सीधी, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ये कितना होगा? 90 डिग्री। 120 प्लस 90, ये हो गया 9 10 11, 210। ये एंगल क्या कितना होगा? एक पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 माइनस 210, 0 7 170 डिग्री। ठीक, मैंने यहाँ से सारे एंगल भी निकाल लिए। ये एक छोटा सा डाउट रहता है, ये काफी लोगों को पता नहीं होता, मतलब मैं टाइम में तो मैंने रट्टे मार रखे थे, तो मुझे पता नहीं था, तो ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा, भी निकालूं कैसे? इसमें ना सबसे पहले हम फोर्सेस बैलेंस करते हैं। तो स्कूल में ना सिखाते हैं एफ एक्स एफ वाई। इसका मतलब क्या है? देखो यार, जो भी लाइन इस डायरेक्शन में है ना, फोर्स लग रही है, इसे कहते हैं एक्स डायरेक्शन। जो भी लाइन ऊपर की तरफ लग रही है, उसे कहते हैं वाई डायरेक्शन। तो हम अपनी सभी फोर्सेस को ना एक्स और वाई कंपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। अब इसको देखो, डब्ल्यू की डायरेक्शन क्या है? ये पूरा एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। तो इसकी कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगी? नहीं, कुछ नहीं लगने वाली। तो डब्ल्यू क्या होगा इन एक्स डायरेक्शन? जीरो। कुछ लग ही नहीं रहा ना भाई, तो ले ही नहीं सकता मैं। अब इसको सोल्व करते हैं। लेकिन वाई डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में कौन सी लग रही है? आर लग रहा है, पूरा एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा, अब देखो कि ना, अब फोर्स को बैलेंस कैसे करूंगा मैं, ये बड़ा ध्यान से देखना, एक मिनट। मैं ये डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ, ताकि क्योंकि मैं थोड़ा ढंग से समझाऊंगा तुम्हें। डब्ल्यू आर टी, ये एंगल मैंने बता दिया था 30 डिग्री कैसे निकला। अच्छा, अभी मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। मान लो ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मेरा ग्राफ है ऐसे करके, ये है ओरिजिन, तो इस साइड में सारी वैल्यूज क्या होंगी? एक्स की पॉजिटिव, तो आर क्या होगा मेरा? पॉजिटिव। इस साइड में मेरी वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव, नेगेटिव। अब यहाँ पे ना काफी को ये समझ नहीं आता, टी साइन थीटा लूंगा कि कोस थीटा लूंगा। इस चीज को समझो। मुझे ना ये वाली लेंथ चाहिए। अगर मैं ये एंगल लेके चल रहा हूँ थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये जो लाइन है, इसकी लंबाई कितनी है? टी। मैं ये जो मैग्नीट्यूड है, किस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? टी आर डब्ल्यू से। तो मैं कह सकता हूँ, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? टी। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? टी साइन थीटा। तो ये जो लाइन हुई, ये किस बराबर होगी? टी साइन थीटा के बराबर। लेकिन ये किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे एक्स का तो नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? टी साइन थीटा। और ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। क्यों? अगर ये जीरो के बराबर नहीं होगा, तो मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, इसलिए ये जीरो के बराबर होगा। अब तुम में से कुछ होंगे, भैया जी, मैं ना ये जो लेंथ है, अगर मैं यहां से ऐसे लूं, ठीक है, तो मैं ऐसे भी तो ले सकता था, टी कोस थीटा। क्या वो गलत है? क्योंकि आपने तो कहा कि हम तो ये लेंथ ले रहे हैं, तो गलत कर रहा हूं मैं क्या? नहीं, तुम सही कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ये लोगे,
तब तुम्हें एंगल क्या होगा, 30 डिग्री नहीं लोगे तुम 60 डिग्री लोगे, क्योंकि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री होगा ना ये तो। ये चीज को समझो। अच्छा, ही क्या ये दोनों क्वेश्चन में कोई सही और गलत है? दोनों के दोनों सही है। बट पहले केस में तुम थीटा 30 डिग्री लोगे, दूसरे केस में थीटा 60 डिग्री। क्यों? ये एंगल तुम देख के विजुलाइज कर पा रहे हो। मैं पहले केस का एंगल ले रहा हूं, तो एफ एक्स पे फोर्स क्या लग रही है, आर माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ जो रिएक्शन है वो किसके बराबर है, टी साइन थीटा के बराबर। ठीक। अब मैं बात करता हूं एफ वाई की। एफ वाई पे फोर्स कौन सी लग रही है? एफ वाई पे लग रही है दो फोर्सेस, डब्ल्यू और ये हाइट। ठीक है। अब ये देखो, एफ वाई, डब्ल्यू। अच्छा, ये वाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तुम्हें पता होगा डब्ल्यू क्या होता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव। और ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। सही। तो इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं, टी कोस थीटा माइनस डब्ल्यू। ठीक। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे थीटा क्या होगा। देखो, अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ तो 30 डिग्री, तो मुझे क्या मिलेगी, वाई की लेंथ। मैंने इसको कुछ नहीं किया, इसको प्रोजेक्शन कर दी इधर पे, तो इसकी लेंथ निकाली यहाँ से, ये वाली। तो टी कोस थीटा माइनस डब्ल्यू, ये किसका बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये मैं ऐसे कह सकता हूँ मैं, टी कोस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू। सही। टी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई कोस थीटा। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 100। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। सोल्व करूंगा कितना है, 115.47 न्यूटन। ये तो आगे टेंशन मेरी। एक आर भी तो निकालना है। आर का फॉर्मूला मैंने अभी स्टार्टिंग में निकाला था, आर टी साइन थीटा। 115.47 साइन 30 डिग्री, इससे मेरी आर की वैल्यू आ जाएगी 57.73 न्यूटन। एक ये भी निकाल रखा था, बट यहाँ पे थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। तुम यहाँ पे साइन 30 जगह को 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, आंसर सेम आएगा तुम्हारा। सही है। किसी को कोई डाउट? तो मुझे इतना बता दो अभी के लिए, क्या मैं अभी बस सिंपल डेमो क्लासेस ले रहा हूँ कि यार मुझे पता चले कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्या समझनी है मुझे, ये बताओ, ताकि मैं उसको मतलब और बेहतर और ढंग से कर सकूं।